हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी को पूरी तरह से यहाँ पे कवर किया जाएगा और इसमें से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ दिखने वाले हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है पहले दोस्तों कि जो आपके फार्माकोलॉजी है, सिटिक्स है, कोग्नोसी है और मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ये तो आपकी एक बैकबोन है इस सिलेबस की। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो पेरिफेरियल सब्जेक्ट्स हैं। कहने का मतलब दोस्तों इनमें बहुत ज़्यादा समय देना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये इक्वली इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी हो गया, आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया, जेनेटिक्स हो गया, तो ये सब जो सब्जेक्ट हैं इनको हमें बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी होती है। कहने का मतलब दोस्तों इसमें जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है उसको ही वहाँ पे कंप्लीट करना होता है और अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ पे यूटिलाइज़ करना होता है जो बैकबोन सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए। तो आप ये एग्जामिनेशन आसानी से वहाँ पे गुड रैंकर के रूप में आप आ सकते हो, उसको आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग ये माइक्रोबायोलॉजी का जितना भी सिलेबस है इसको इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं और मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा कि क्या इम्पोर्टेंट है ताकि आपको आसानी हो। एग्जामिनेशन से जस्ट पहले दोस्तों इस वीडियो को आप देख के जाइएगा और माइक्रोबायोलॉजी में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। इसी तरह आपको बायोकेमिस्ट्री और फिर जेनेटिक्स और बाकी जो पेरिफेरियल सब्जेक्ट्स हैं उसके भी यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है दोस्तों कि एग्जामिनेशन बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपने इसमें 1.5 से 2 महीना सिंसियर एफर्ट लगा दिया तो बहुत आसानी से इसको आप क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं अपना, इसको कंप्लीट करते हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी को आज। तो यहाँ पे कुछ दोस्तों जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो साइंटिस्ट के नेम आते हैं और कभी कभी पूछा जाता है कि उन्होंने क्या चीज़ वहाँ पे डिस्कवर किया। तो 18th सेंचुरी के एडवर्ड जीनर, इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने डिस्कवरी की थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। फिर आपके जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है आपके जोसेफ लिस्टर, डेवलप्ड एसेप्टिक टेक्निक्स इजोलेटेड बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। तो ये आपको पढ़ना है। इसमें इसमें अब कोई मतलब कि आप वो मत करना, कटिंग मत करना। तो वो लोग आपको कंफ्यूज कैसे करते हैं कि जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जीनर, ये सारे नाम हम लोगों के सुने होते हैं। तो वहाँ पे जब वो क्वेश्चन रखते हैं तो ये ऐसे ही जो कॉमन नेम है वो वहाँ पे पुटअप करते हैं। तो लेकिन जिन कैंडिडेट को बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें पता होंगी कि उन्होंने कौन सा वहाँ पे डिस्कवरी किया था, तो वो आसानी से उसको वहाँ पे टिक कर ले जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपका पॉल एनरिच, डेवलप्ड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी एंड कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, ये पॉल एलरिच के नाम है। फिर दोस्तों आपका आता है ग्राम। आप ग्राम स्टेन के बारे में आप सुन ही चुके होंगे। स्टेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द वेल नोन ग्राम स्टेन, ये दिया था ग्राम ने। फिर दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अगस्त वॉन है। इन्होंने डेवलप किया था कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट फॉर सिफिलिस। फिर दोस्तों आपका है फेलिक्स एच.डी. हेरले, ठीक है। और आपका फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉल्ट, इन्होंने डिस्कवर क्या किया, इन्होंने डिस्कवर इंडिपेंडेंटली द बैक्टीरियोफेजेस, एग्जाम्पल वायरसेस दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस पे रिसर्च की थी, उसमें इनका डिस्कवरी में नाम है। फिर दोस्तों एंटीबायोटिक्स में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 9 कैटेगरीज। तो एंटीबायोटिक्स को हम 9 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो इसमें यहाँ पे आपको दिया गया है अमिकासिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, तो ये सब इसमें आएंगे। फिर एंसामाइसिन में आता है मेटेंसिन और रिफेम्पिसिन। फिर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, सिफेलोस्प्रिन, क्लाउलोनिक एसिड, ये सब आते हैं। साइक्लिक पॉलीपेप्टाइड्स की बात करें तो इसमें आते हैं पॉलीमिक्सिन्स ABCDE और ग्रामिसिडिन। फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। तो एग्जामिनेशन में दोस्तों आपसे सिंपली पूछा जाता है, जैसे उन्होंने पूछा कि नॉरफ्लॉक्सासिन किस क्लास में आती है एंटीबायोटिक्स के, तो दोस्तों आपको बताना है ये फ्लोरोक्विनोलोन्स में आती है। इसी तरह मैक्रोलाइड्स, ये इसमें आता है आपका क्लिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, बैकीटेरेसिन, ये सब आते हैं। फिर पॉलिन्स में एम्फोटेरेसिन B, ग्राइसल्फिन, निस्टेटिन। फिर टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो मिनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये सब आते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल दोस्तों आप एक बार देख लीजिएगा और एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो आपको यहाँ से मतलब हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये वीडियो आप पूरा कवर कर लोगे तो इसके सिवा वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें दोस्तों तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से भी क्वेश्चन आते रहे हैं। सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस निजर और एस्परजिलस वेंटाई, इनका एप्लीकेशन भी एग्जामिनेशन में आया है। मेडिसिनल सिट्रेट्स इन ब्लड
फॉर ट्रांसफ्यूशन एज सोडियम सिट्रेट इन फूड प्रोडक्ट्स। इसी तरह दोस्तों गिबरेलिक एसिड का यहाँ पे दिया है, ग्लूकोनिक एसिड का है। ग्लूकोनिक एसिड आपने देखा भी होगा, एग्जामिनेशन में आया हुआ है, एज पर जिलस निगर द्वारा होता है ये। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर और फोटोग्राफी में इसका एप्लीकेशन है। फिर दोस्तों आपका 11 गामा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन है, इटैकोनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, पैक्टिनेज है और प्रोटीएज है। ठीक है, तो इनको आप एक नज़र इसमें डालिएगा और ये आसानी से आपको वहाँ पर रट जाएंगे। देयर आर 3 प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के ये चीज़ यहाँ पे इसलिए रखी गई है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपके ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, स्टेफिलोकोकी, फिर आपका स्पायरोचेट्स, स्पिरिला, तो ये सब क्या है कि एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनका शेप क्या है। ठीक है, तो मेनली ये 3 फॉर्म्स के होते हैं, स्फेरिकल और ओवॉइड में आप देखोगे कि माइक्रोकोकी हो गए, ये सिंगल सेल होते हैं। फिर पेयर्स में बात करो तो डिप्लोकोकी, क्लस्टर्स को हम स्टिफ्लोकोकी कहते हैं, चेन्स को हम स्ट्रेप्टोकोकी कहते हैं। क्यूबिकल ग्रुप्स में सेल्सिने होते हैं। तो ये चीज़ एग्जामिनेशन में आ चुका है, सेल्सिने आपके ये क्यूबिकल ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह रॉड शेड में आप देखोगे तो उसको बेसली होता है। मोर ओवल वंस आर नोन एज कोको बेसली एंड दोज फॉर्मिंग अ चेन, जो चेन फॉर्म करते हैं वो स्ट्रिप्टो बेसली होते हैं। स्पायरल में बैक्टीरिया रिजिड स्पायरले फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पायरोचेट्स एग्जाम्पल है उसका, और कर्व्ड होते हैं विब्रियोस की तरह। फिर दोस्तों सर्टेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया गया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिला है जहाँ पे प्लांट और एनिमल, ये सब सिंपल क्वेश्चन है लेकिन क्या है एग्जामिनेशन में आते हैं, और ये चीज़ अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे हम मार्क गेन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये सारे आपको देखने, इसमें कोई कटिंग मत करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाए गए हैं। फिर दोस्तों सेल वॉल, जैसे सेल वॉल है तो प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल में एब्सेंट होता है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट होता है। ग्रोथ प्लांट्स में ओपन होती है, एनिमल में क्लोज होती है। ठीक है, फंक्शनल फीचर, कार्बन सोर्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है एनिमल्स में। एनर्जी सोर्स की बात करें तो वो लोग लाइट, अल्ट्रावायलेट वो कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स केमिकल एनर्जी लेते हैं। ग्रोथ फैक्टर नीडेड कोई नहीं, इसमें कम्प्लेक्स होता है, एक्टिव मोमेंट एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट होता है। फिर दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर एंड साइज की बात करें तो ग्रुप्स ऑकरिंग एज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से हो जाते हैं आपके, एनिमल्स, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ और प्लांट्स, ये सारे यूकैरियोटिक में आते हैं, और बैक्टीरिया आता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में। फिर साइज वेरिएशन, यहाँ पे साइज आपको दिया गया है कि 1 से 2 इंटू 1 से 4 माइक्रोमीटर या उससे छोटे होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स ज़्यादातर जनरली वो 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। फिर जेनेटिक लोकेशन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो क्रोमेटिन, बॉडी, न्यूक्लियाइड और न्यूक्लियर मटेरियल के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल आपके क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इस तरह दिया गया है, 1 क्रोमोसोम, 1 सर्कुलर क्रोमोसोम नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मोर देन 1 क्रोमोसोम बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट एग्जामिनेशन में आ चुका है। इनका क्रोमोसोम दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है यूकैरियोटिक सेल का, लेकिन ये चीज़ प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। केवल एक सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। इसमें हिस्टोन्स नहीं होते हैं, एब्सेंस ऑफ हिस्टोन्स इन क्रोमोसोम, नो माइटोटिक डिवीजन, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, क्लस्टरिंग ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन्स में ऑकर। और फिर यूकैरियोटिक सेल की आप बात करो तो क्रोमोसोम्स हैव हिस्टोन्स, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, नो क्लस्टर रिंग ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन्स। ठीक है, सेक्सुअलिटी की बात करो तो जाइगोट इज पार्शली डिप्लॉयड, और इसमें जाइगोट इज डिप्लॉयड, तो इसमें डिप्लॉयड होता है और इसमें पार्शली डिप्लॉयड होता है। फिर दोस्तों इनके साइटोप्लाज्मिक नेचर और स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होती है जबकि एनिमल में प्रेजेंट होती है। इसी तरह पाइनोसाइट्स का यहाँ पे दिया है, गैस वैक्यूल्स दिया है, मेसोसोम्स दिया है, राइबोसोम्स दिया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 70 years डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, और इसमें होता है 80 years अरेड ऑन मेम्ब्रेन्स एकिन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और 70 years कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो साइटोप्लाज्म में पूरा 70 years होता है राइबोसोम्स, लेकिन इनमें क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और मेम्ब्रेन्स
में ये 80S होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये केवल 70S राइबोसोम्स देखे जाते हैं। फिर दोस्तों आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूल्स, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे इनमें प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्लांट में, जबकि एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। फिर आउटर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यहाँ पे कंटेन पार्शली रेस्पिरेटरी एंड इन सम फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म, मोस्टली स्ट्रॉल्स आर एब्सेंट। फिर इसमें स्ट्रॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन दिए हैं, सेल वॉल दिया है, लोकोमोटर ऑर्गेनेलिज दिया है, सीडोपोडिया दिया है, मेटाबॉलिक पाथवे बताया है, फिर डीएनए बेस्ड रेशियो एज मोल परसेंटेज ऑफ ग्वानिन प्लस सिस्टोसिन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में, जहाँ पे ये चीज़ पूछा गया है कि जो आपका परसेंटेज है ग्वानिन और सिस्टोसिन का वो कितना होता है। तो जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें 28 to 73 होता है, और जो एनिमल सेल होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 होता है। फिर दोस्तों डिफ्रेंशिएशन ऑफ मिथेनोजेंस। तो दोस्तों जो मिथेनोजेंस होता है उसका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मिथेनोजेंस में कौन कौन आते हैं। तो मिथेनोजेंस का डिफ्रेंशिएशन भी पहले पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिथेनोबैक्टीरियम, इसमें मॉर्फोलॉजी है ग्राम पॉजिटिव टू ग्राम वेरिएबल लॉन्ग रॉड्स, मोटिलिटी एब्सेंट होती है। फिर वॉल कॉम्पोजिशन की बात करो तो सीडोम्यूरिन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वॉल किस चीज़ से बनी होती है, सीडोम्यूरिन्स की। फिर इसी तरह मिथेनो ब्रीवीबैक्टर है, ठीक है, इसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारे आप दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें लाई गई हैं, इसको आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूँ दोस्तों कि जो लोग अभी नए हैं, वो जो हमारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं दोस्तों, वो जल्दी से जुड़ जाएं और इस चीज़ को वहाँ पे कंप्लीट करें हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के थ्रू। और मैं वेबसाइट बता देता हूँ दोस्तों, eStudyCart है, estudycart.com। तो ये वेबसाइट है, वहाँ जाके हमसे आप जुड़ जाइए और ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में ही माइक्रोबायोलॉजी को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। लेकिन आप आसानी से इसको 2 से 3 दिन में आसानी से इसको लर्न अप आप कर सकते हो और एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। फिर दोस्तों आपका आता है प्रिंसिपल केमिकल डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में जो डिफरेंस है वो भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो दोस्तों लाइपोप्रोटीन आप उसमें देखो कि तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें नहीं होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो इनर रिगिड वॉल लेयर है और आउटर वॉल लेयर, तो इनर रिगिड वॉल लेयर में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि आउटर वॉल लेयर में ये प्रेजेंट होता ही होता है। इसी तरह दोस्तों लाइपोपॉलीसेकेराइड है, पेप्टिडोग्लाइकन है, पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है और टिकोइक एसिड है। सर्टेन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ डीएनए बेस्ड कंपोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर दोस्तों यहाँ पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं और उनका जो मैंने आपको बताया ना कि ये एग्जामिनेशन में आ चुका है कि मोल परसेंटेज ऑफ G+C कंटेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि किसका कितना परसेंटेज है। इसको सिंपली आप सुबह शाम देखोगे दोस्तों तो आसानी से उसको कर जाओगे। तो जैसे निसेरिया गोनोरिया है तो इसमें 50 to 53% रहता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे रटनी है। इसका PDF जो है जितने बच्चे भी स्टडी मटेरियल ले चुके हैं उसको ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इस PDF में लास्ट में चैप्टर वाइज सारे MCQ दिए हैं, तो आपको कोई भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का पूछना है कि मार्केट में कौन सी बुक अवेलेबल है कि चैप्टर वाइज वहाँ पे अवेलेबल हूँ MCQs वो उनको कर सकें, तो दोस्तों मैं उनसे यही कहूँगा कि कोई भी ऐसी बुक सफिशिएंट नहीं है कि आप उस चीज़ को वहाँ पे परचेज़ करो, क्योंकि वो लोग वही चीज़ रिपीट करते आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सारे MCQs हर सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको अवेल करेंगे और बहुत ही चीप प्राइस में स्टडी मटेरियल रखा गया है, तो इसको आप ले लीजिए, कनेक्ट हो जाइए। वीडियो तो आपके पास है ही है, साथ ही साथ दोस्तों आपको PDF वगैरह भी सारी चीज़ की प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोस्तों आपको माइक्रोबियल शेप है, अरेंजमेंट और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों रॉड्स है, आप यहाँ पे इनका देख सकते हो, फिगर देख सकते हो इनका। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्शन भी आपको पढ़ना है कि जैसे बेसिली और रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म
विच वेरी इन साइज फ्रॉम लेस देन 1 माइक्रोमीटर टू अ फ्यू माइक्रॉन्स इन लेंथ। तो ये चीज़ एग्जामिनेशन में आ सकती है कि इनकी साइज़ क्या होती है। इसी तरह दोस्तों यहाँ कॉकी दिया हुआ है, कॉकी की जो साइज़ होती है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होती है। डिप्लोकॉकी की बात करें तो डिप्लोकॉकी स्फेरिकल माइक्रोब्स होते हैं जो कि पेयर्स में दिखाई देते हैं। स्ट्रिप्टोकॉकी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर दोस्तों टेट्राकॉकी जो 4 के झुंड में रहते हैं। फिर स्टेफ्लोकॉकी हो गया, फिर सेरेसिना हो गया, फिर स्पाइरल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, फिर विब्रियोस हो गया। ठीक है, तो विब्रियोस क्या है, कर्ड रॉड्स होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है 1 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। फिर दोस्तों बैक्टीरिया डिजीजेस दे कॉज एंड ऑर्गन्स दे अटैक। तो कौन से बैक्टीरिया है, कौन से ऑर्गन्स वो वहाँ पे अटैक करते हैं। तो दोस्तों बैक्टीरियोइड्स है, ये पेल्विक ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। फिर बॉटिला पर्टुएसिस है, ये वूपिंग कफ डिजीज़ को कॉज करते हैं। ब्रूसिला एबॉल्टस है, ये ब्रूसियोलिस कॉज करता है। क्लेमिडिया ट्रैंकोमैटिस है, ये विंड्रोल डिजीज़ है, पेल्विक ऑर्गन्स और आई को इन्फेक्ट करता है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस गैस गंग्रीन सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटस। फिर दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, ये कॉज करता है टेटनस। और कॉरिन बैक्टीरियन डिप्थेरिया है, ये कॉज करता है डिप्थेरिया। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे सारे दिए गए हैं, स्क्रीचिया कॉली, फिर हीमोफिलस इन्फ्लूजा, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी, कैप्सिलिया न्यूमोनिया, लीजनीला न्यूमोनिया, मायोबैक्टीरियम लिप्रेई, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मायोबैक्टीरियम न्यूमेनिया, निसेरिया गनोरिया, प्रोटियस, सीडोमोनास आर्गुनेसा, साल्मोनेला टाइफी, शिगला डिसेंट्रिया, स्टिफ्लोकोकस ऑरियस, स्टिफ्लोकोकस पायरोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ट्रेपोनीमा पैलिडियम और येरिसीनिया पेस्टिस। तो ये लोग क्या कॉज करते हैं और कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो इसको सिंपली आप ऐसे ही रिवाइज करोगे, 2-3 बार इसको देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आसानी से मगअप हो जाएगी। फिर दोस्तों मैकॉन्की एगर, तो इसका कॉम्पोजिशन हमेशा से पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है, तो पैंक्रेटिक डाइजेस्ट ऑफ जिलेटिन, ये दोस्तों आपका 17 ग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ये पूछा जा सकता है कि इसमें क्रिस्टल वॉलेट कौन सा डाई वगैरह होता है, नेचुरल रेड, क्रिस्टल वॉलेट, तो वहाँ पे 3-4 आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, कॉम्पोजिशन आपको एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन आपने देखा है, ये आप देख के जाओगे तो आसानी से वहाँ पे क्वेश्चन को कर लोगे। फिर दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक फीचर ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में थिकनेस, सेल वॉल की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में थिकर होता है और ग्राम नेगेटिव में थिनर होता है। लिपिड कंटेंट परसेंटेज के रूप में बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में कम होता है और ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा होता है। अल्कोहल ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों अल्कोहल ट्रीटमेंट का यहाँ पे बताया है कि क्या यहाँ पे दोनों में फ़र्क है। इसी तरह दोस्तों केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ई कॉली सेल, तो ई कॉली बहुत ज़्यादा मतलब कि आपका एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला ये है। तो इस पे से जितनी भी इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे एग्जामिनेशन में उसको सही करने के। तो दोस्तों इसका कॉम्पोजिशन यहाँ पे लाया गया है। तो इसमें वाटर कितना होता है, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेल, नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स एक्चुअली प्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वाटर, इनऑर्गेनिक आयंस, कार्बोहाइड्रेट एंड देयर प्रिकर्सर्स, अमीनो एसिड एंड देयर प्रिकर्सर, प्रोटीन्स है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड देयर प्रिकर्सर हैं, लिपिड्स एंड देयर प्रिकर्सर है, अदर रिलेटिविटी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और न्यूक्लिक एसिड DNA RNA। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा और ये एक तरह से हॉट ऑर्गेनिज्म है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा। फिर दोस्तों बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व शोइंग 4 फेजेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो आपका हो गया लैग फेस, फिर दोस्तों आपका हो गया लॉग फेस, फिर स्टेशनरी फेस, ये वाला स्टेशनरी फेस हो गया, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल और लॉग फेस, फिर ये हो गया डेथ और डिक्लाइन फेस। तो इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ये फिगर आपको दे सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा फेस है। ठीक है, फिर कमर्शियल एंटीबायोटिक्स बाय स्ट्रिप्टोमाइसिस, तो स्ट्रिप्टोमाइसिस नोडोसिस क्या प्रोड्यूस करता है, एम्फोटेरेसिन बी। स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुले क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरम फेनिकॉल। इसी तरह दोस्तों ये सारे हैं, ये सारे आप देख लीजिएगा। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सर्टेन बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस में दोस्तों यहाँ पे TI है। होस्ट कौन होता है, होस्ट भी आपसे पूछा जाता है, वो ई कॉली है। इसका पार्टिकल डायमेंशन यहाँ पे बताया हुआ है। फिर दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल, हेड तो हेक्सागोनल होता है, टेल सिंपल होती है। इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, DNA
27। तो इस तरह करके T1, T2, T4, T6, T3, T7 और T5 का आपको यहाँ पे देखना है और इसको लर्न करना है। फिर दोस्तों अल्फ़ा फेज़ का भी इसी तरह करना है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका F1 FD M13, और ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, तो ये भी आप देखोगे, तो ये सिंपली आप देखिएगा वहाँ पे। फिर दोस्तों कंपैरिजन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम का कंपैरिजन यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में दोस्तों कंटेन मच मोर प्रोटीन, कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, more tightly packed coiled condensed, less coiled condensed. A group of protein called histones invariably produce complex around which DNA is wound. No such complex is formed. ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स इनवैरिएबली प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्सेस अराउंड विच डीएनए इज बाउंड। तो हिस्टोन्स इसमें होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों प्लाज्मिड गेट्स क्लीव टू करस्पॉन्डिंग लीनियर मॉलिक्यूल बाय एंडोन्यूक्लियस, ऑल्सो अकम्प्लिस्ड बाय फॉरेन डीएनए। तो जो प्लाज्मिड होते हैं उनको क्लीव करने के लिए दोस्तों जो है लीनियर मॉलिक्यूल्स, ये एंडोन्यूक्लियस वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह एनीलिंग प्रोसेस कमेंसेस टू ऑब्टेन द डिजायर्ड क्लोजर सर्कुलर। तो जो एनीलिंग प्रोसेस है वो क्या है, वो क्या करता है कि जो आपका डीएनए है उसको सर्कुलर बनाने में वहाँ पे जब आप जेनेटिक भाषा में बात करो तो आप किसी चीज़ को वहाँ पे कट कर रहे हो और कोई चीज़ वहाँ इंसर्ट कर रहे हो, फिर इसके बाद उसको सर्कुलर बनाना है, तो वहाँ पे एनीलिंग प्रोसेस काम में आती है। इसी तरह कीमेरिक प्लाज्मिड है। फिर दोस्तों ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज ऑब्टेन सब्सिक्वेंटली ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डॉटर सेल्स आर अल्टीमेटली ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्म्ड सेल। फिर ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन की बात कर लें क्योंकि ये चीज़ पूछा जा चुका है। साइज ऑफ कंटेनर फर्मेंटेशन बॉटल 9 लीटर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 6750 और ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन टाइम कितना चाहिए होगा 70 मिनट। इसी तरह दोस्तों एलिनमर फ्लास्क ये 2 लीटर्स का है, इसका जो वॉल्यूम है वह 1500 और इसमें कितना टाइम चाहिए होगा आपको 30 मिनट। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट दिया है एलिनमर फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब जिसकी साइज इतनी है। वेयर इज फिजिकल मेथड यूटिलाइज फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए कौन कौन से इफेक्टिव मेथड्स हैं, तो हीट की बात करें तो इसमें मॉइस्ट हीट, बॉइलिंग और रनिंग स्टीम ये कैसे इफेक्ट करता है, डीनेचुरेशन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ एग्जामिनेशन में आ चुका है कि कैसे वहाँ पे ये बैक्टीरियल ग्रोथ को, माइक्रोब्स को वो वहाँ पे बढ़ने से रोकता है या उनको ख़त्म करता है। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है डीनेचुरेशन, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन दिया गया है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे ऑटोक्लेविंग आपको पढ़ना है, पेस्चराइजेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। फिर दोस्तों ड्राई हीट, इसमें डायरेक्ट फ्लेमिंग होता है, इंसरनेशन होता है और हॉट एयर स्टरलाइजेशन। तो ये सारे ही आपको यहाँ पे याद करने हैं। फिर दोस्तों फिल्ट्रेशन है, फिर कोल्ड, जैसा अभी आपने देखा हीट प्रोसेस क्या कहते हैं, फिर इसका कोल्ड है, इसमें रेफ्रिजरेशन है 2 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, डीप फ्रीजिंग है -50 to -95 और लायोफिलाइजेशन। फिर इसी तरह डेसिशिएशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, रेडिएशन में आयोनाइजिंग है, नॉन आयोनाइजिंग है। तो इस तरह हम माइक्रोबियल को वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर दोस्तों कौन कौन से केमिकल एजेंट हैं, वो सारे फिजिकल एजेंट हो गए। अब केमिकल एजेंट, तो केमिकल एजेंट में दोस्तों आपको फिनॉल और फिनोलिक्स देखना है, क्लोरोहेक्सिडीन देखना है, हेलोजेंस देखना है, अल्कोहल देखना है। तो दोस्तों ये पीडीएफ आप अवेल कर लीजिए जल्दी से जल्दी और ये सारी चीज़ें आप मगअप कर जाओ। 2 से 3 दिन में आपकी पूरी माइक्रोबायोलॉजी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स मिला के दोस्तों वहाँ पे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो नाइपर हो या आपका जीपैट हो। और इसको अवेल करने के लिए दोस्तों जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो स्टडी मटेरियल से जुड़े हैं वो हमसे डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। सिंपली इन्हें व्हाट्सएप करना है मुझे, मैं उनको ये चीज़ अवेल करा दूँगा। और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं दोस्तों वो स्टडी मटेरियल जल्दी से ले लें, बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल है। फिर दोस्तों हैवी मेटल्स एंड डेरिवेटिव्स, फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स, फिर ऑर्गेनिक एसिड से भी आप कंट्रोल करते हुए एल्डिहाइड्स, गैसेस, केमिस्ट्रलाइजर्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फिर नंबर ऑफ आइटम्स इन अ बैच वर्सेस मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स रिकमेंडेड टू बी टेस्टेड। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जामिनेशन में। इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए दोस्तों नॉट मोर देन 100 कंटेनर, ठीक है, फिर मोर देन 100 बट नॉट मोर देन 500 कंटेनर और मोर देन 500 कंटेनर। तो इन तीनों के लिए ही अलग अलग यहाँ पे टेस्ट दिए हैं, ठीक है।
पहला वाला है जैसे नॉट मोर देन 100 कंटेनर, तो इधर 10% और 4 कंटेनर विच एवर इज ग्रेटर। फिर मोर देन 100 बट नॉट मोर देन 500 10 कंटेनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स, तो कितना चाहिए होगा यहाँ पे 10 कंटेनर्स। और जब हम वहाँ पे मोर देन 500 कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं तो इधर 2% और 20 कंटेनर्स विच एवर इज लेस। इसी तरह दोस्तों आपको ऑप्थेल्मिक एंड अदर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, फिर सर्जिकल ड्रेसिंग्स और बल्क सॉलिड्स। तो ये क्या था कि ये आपको एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाता है कि इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ कितने आइटम्स रिकमेंडेड है, जिसमें आपके मोर देन 100 बट नॉट मोर देन 500 कंटेनर्स हैं। मतलब इस बैच में कितने आइटम्स वहाँ पे रिकमेंडेड हैं टेस्टिंग के लिए, कि इतने आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो अगर आपके 500 से ज़्यादा है तो आपको या तो 2% या 20 कंटेनर, आपको जो भी उसमें से कम होगा उसको करना है। तो ये आपको यहाँ पर रटना होगा कि कितने आपको आइटम्स चाहिए होंगे। इसी तरह ऑप्थेल्मिक के लिए, सर्जिकल के लिए और बल्क सॉलिड्स के लिए है। फिर दोस्तों क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड सॉलिड्स पर कंटेनर ऑफ इंजेक्टेबल्स वर्सेस मिनिमम क्वांटिटी रिकमेंडेड फॉर ईच कल्चर मीडियम। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे फॉर लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए भी दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सिंपली इसको देख लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में इस पे से क्वेश्चन आते हैं। फिर टाइप ऑफ प्रिपरेशन वर्सेस क्वांटिटी टू बी मिक्स्ड एंड क्वांटिटी टू बी यूज फॉर ईच कल्चर मीडियम। तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, अदर प्रिपरेशन और एब्जॉर्बेंट कॉटन, इनके लिए यहाँ पे क्वांटिटी टू बी मिक्स्ड और क्वांटिटी टू बी यूज फॉर ईच कल्चर मीडियम ये यहाँ पे दे दी गई है। सिंपली आप इसको देखोगे तो ये आपको यहाँ पर रट जाएगी कि किसके लिए कितनी क्वांटिटी यूज़ होती है, कितनी यहाँ पे मिक्स की जाती है। फिर दोस्तों जैसे अभी आपने देखा था पीछे मैकॉनकी के लिए कंपोजिशन, इसी तरह यहाँ पे फ्लूइड सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट मीडियम का यहाँ पे कंपोजिशन दिया है कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आपसे सिंपली पूछा जाता है कि क्वांटिटी कितनी है, और हो सकता है कि इसमें से कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये फ्लूइड सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट मीडियम का कॉन्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है। इसी तरह दोस्तों फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों कल्चर मीडियम, द कल्चर मीडियम इज कंपोज ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एयर एंड इंग्रेडिएंट्स। ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि कल्चर मीडियम किस किस से कंपोज होती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा माइक्रोबायोलॉजी। इसको अगर आपने सही से सिंसियर वे में इसको कर लिया तो फिर वहाँ पे आपको बहुत से क्वेश्चन इसमें से दिखने वाले हैं, और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ये भी बता दिया है कि कहाँ से आपको कैसे प्रिपरेशन करना है और कैसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर मैं दोस्तों यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और ये सारे क्वेश्चन के लिए दोस्तों इसके आंसर भी लास्ट में दिए हुए हैं। ये चैप्टर वाइज सारे ही क्वेश्चन हैं, और ये पूरी पीडीएफ अगर आपने कर ली तो माइक्रोबायोलॉजी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, और सारे क्वेश्चन आप आसानी से वहाँ पे कर ले जाएंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं मैं उनको फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि देरी मत करिए, जो स्टडी मटेरियल है उसको जल्दी से अवेल कर लीजिए, ताकि धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट की चीज़ें वहाँ पे अवेल हो रही हैं, हो भी चुकी हैं, और क्या है कि बर्डन आपके ऊपर ना पड़ने पाए और आप इस एग्जामिनेशन को आसानी से वहाँ पे क्रैक कर जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे सारे ही अच्छे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं ताकि आपका पूरा पार्ट यहाँ पे कवर हो जाए। और लास्ट में मिसलेनियस पोर्शन करके भी यहाँ पे क्वेश्चन डाले गए हैं, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा माइक्रोबायोलॉजी आपका कवर हो गया है। इसी तरह दोस्तों आपको बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स और बाकी जो पेरिफेरियल सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, फिजिकल फार्मेसी हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है कि इनमें आपको बहुत टाइम नहीं देना होता है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना होता है कि इनको इम्पोर्टेंट समझ के चलना है। इनको आप छोड़ भी नहीं सकते हो और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो इसलिए दोस्तों इसको आप जल्दी से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियोस आती हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो, और जो हमारा स्टडी मटेरियल दोस्तों उसको भी जल्दी अवेल कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ बाकी स्टूडेंट्स की तरह यहाँ पे चलते चलें और कहीं पे भी पीछे ना रह जाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।